आज हम सब लोग क्लैट के लिए एक लीगल एप्टीट्यूड का पैसेज डिस्कस करेंगे। सो एज यू ऑल नो योर एग्जाम इज अहेड। अब हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा गियर अप करना है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है ये समझना कि किसी भी पैसेज को पढ़ना कैसे है और उस पैसेज को आंसर कैसे करना है। अगर हम लीगल पोर्शन की बात करते हैं तो आपके पास पैसेजेस कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ एंड योर मिसलेनियस लॉ सब जगह से आएंगे। बट आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखना कि आप उस पैसेजेस की सिचुएशंस को ओवरथिंक ना करें और उन्हें लीगल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर सॉल्व करें। अब मैं आपको बताती हूँ आपको लीगल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पैसेज को सॉल्व कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा पैसेज है इट इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये पैसेज हमें बताता है सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। सेक्शन 10 और 11 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उस पर्सन की एक मेच्योरिटी एज होती है, ठीक है, और वो मेच्योरिटी एज उस पर्सन को अचीव करनी पड़ती है। सो राइट नाउ व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ अ पर्सन इज़ 18 तभी वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, और एल्स इफ़ अ पर्सन इज़ माइनर तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो फिर माइनर पर्सन को अपने गार्डियन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन ये कहती है कि जब किसी भी माइनर पर्सन का एक गार्डियन हो या फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी हो जिसको कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया गया हो, इस सिचुएशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली जो माइनॉरिटी की एज है वो टिल 21 है। अब सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि भाई कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कंपीटेंट इनफ होनी चाहिए। कंपीटेंट का मतलब है कि वो पार्टी मेजर होनी चाहिए, और मेजॉरिटी की डेफिनेशन हमारे पास सेक्शन 11 में दी गई है, जहां हर एक पर्सन तभी मेजर है जब वो +18 है और एक्सेप्शनल सिचुएशन में +21। अब जहां जहां आप ये मेजॉरिटी वाला इशू पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वहां आप लोग मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में हमारे पास एक क्लियर गाइडलाइन आई थी कि जो भी माइनर अग्रीमेंट करता है वो एब्सोल्युटली वॉइड है, इट इज़ नल फ्रॉम राइट बिगिनिंग, उसकी कोई वैल्यू कोर्ट की नज़र में नहीं है। बट अगेन देयर इज़ एन एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन हमें मिलता है सेक्शन 68 में। सेक्शन 68 हमें ये कहता है कि अगर कभी भी किसी भी माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड की जाती हैं, नेसेसरीज का क्या मतलब है, जो एक इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चाहिए होता है, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर। जब कोई भी माइनर ऐसा होता है जिसको देख रेख करने वाला कोई नहीं होता, और अगर कोई भी XYZ या अननोन पर्सन उस माइनर को उसके मेजर होने तक नेसेसरीज प्रोवाइड कर देता है, तो जब वो माइनर मेजर हो जाएगा उसकी मेजॉरिटी के बाद वो उन सभी चीज़ों के लिए रीएम्बर्स करने के लिए लायबल होता है। तो इसका मतलब अगर आप कभी भी किसी भी माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं तो जब वो मेजर हो जाएगा विदाउट एनी अग्रीमेंट आप उस पर्सन से अपने पर्टिकुलर खर्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं, रीएम्बर्समेंट मांग सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने ये देखा कि माइनर जो है वैसे वो किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट अगर नेसेसरीज के रिलेटेड में कुछ भी होता है तो वहाँ पर बिना किसी अग्रीमेंट के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के माइनर लायबल होता है, राइट। नाउ माइनर के थ्रू किए गए कॉन्ट्रैक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता ओवर द लॉ, दिस वी हैव सीन। Now let us move to the next part of the passage. Now we have certain questions to be answered. First of all, X badly wanted to buy a new bike. X को एक न्यू बाइक खरीदनी थी, पर उसके पापा ने उसकी डिमांड को मना कर दिया एंड रिफ्यूज कि मैं ये डिमांड नहीं मानूंगा। तो इसके बाद X क्या करता है, X went to मनी लेंडर Y, और मनी लेंडर को जाकर के बोलता है कि मुझे एक लोन दे दो। एक्स ने बोला कि मैं आपको ये पैसे चुका दूंगा, और मान लेते हैं अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया ना तो मैं आपको अपना लैंड दे दूंगा। अब वाई ने उसकी एज पूछी लोन देने से पहले, क्योंकि वो दिख बहुत यंग रहा था। एक्स जो था वो 13 ईयर्स का था, बट फिर भी उसने झूठ बोल दिया और बताया कि वो 19 ईयर्स का है, और इस बेसिस पर वाई ने उसे लोन दे दिया।
एक्स ने पेमेंट डिफॉल्ट कर दी, वो पेमेंट नहीं कर पाया। अब इस सिचुएशन में क्या वाई एक्स के ऊपर केस कर सकता है, क्या वो डैमेजेस के लिए उसे स्यू कर सकता है? अब इस क्वेश्चन का हमारे पास एक स्ट्रेट अवे आंसर है। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस 4 तरीके के होंगे जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। 2 ऑप्शंस में नो होगा आंसर, 2 ऑप्शंस में येस होगा। सबसे पहले आपको सिचुएशन पढ़कर अपने लीगल कॉन्सेप्ट को चेक करना है और ये देखना है कि आंसर येस होगा या नो होगा। यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि क्योंकि बच्चा जो है वो माइनर है और किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक्स की माइनॉरिटी के बेसिस पर वो पैसे देने के लिए लायबल नहीं है। तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे कैन वाई स्यू एक्स फॉर द डैमेजेस, द आंसर विल बी नो, नहीं स्यू कर सकता। अब क्यों नहीं स्यू कर सकता, इस बात का हमें इन दोनों नो वाले ऑप्शंस में से करेक्ट रीजन चुनना है। सो फर्स्ट ऑप्शन में जहाँ पे नो है उसका रीजन है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स आर नॉट डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट। अब इसके बाद सेकेंड ऑप्शन ये कहता है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स आर एब्सोल्युटली वॉइड एंड नो ब्रीच कैन बी क्लेम्ड एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट नेवर एग्जिस्टेड। सो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रेट अवे एक बात पता है कि माइनर्स के साथ किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वॉइड है, और अगर माइनर आपके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी देता है तब भी आप उसे कुछ नहीं कह सकते। आपको इस तरीके से विश्वास करना पड़ेगा एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट नेवर एग्जिस्टेड, कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। नाउ next another question says M's father passed away in an unfortunate accident। ठीक है, M के फादर की एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब इस सिचुएशन में जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसने ये फेस करा कि उसके फादर की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद कोर्ट ने एक पर्सन H को M का गार्डियन अपॉइंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर M एक माइनर था। जब M 20 ईयर्स का हो जाता है तो उसने K से कुछ पैसे उधार लिए, और जब रीपेमेंट की बारी आई तो वो पैसे नहीं चुका पाया। अब क्या यहाँ पर ये जो पर्सन K है ये M को स्यू कर सकता है फॉर द ब्रीच? नाउ स्टूडेंट्स, फटाफट से आपको फ्लैशबैक में जाना है और वो सोचना है जो मैंने पैसेज पढ़ाते टाइम आपको एक्सेप्शन बताया। मैंने एक्सेप्शनल केस में आपको ये बताया था कि वैसे तो माइनर्स की एज टिल 18 ही होती है, बट उन पर्टिकुलर केसेस में जहां प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर होता है और कोई गार्डियन अपॉइंट करता है कोर्ट, वहां पर माइनर की एज, माइनॉरिटी की एज टिल 21 होती है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या के एम को ब्रीच के लिए स्यू कर सकता है? सो वी हैव अ स्ट्रेट अवे आंसर नो, नहीं कर सकता। अब नो के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं इसमें से सही रीजन कौन सा है। ऑप्शन सी हमें ये कहता है नो बिकॉज एम इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लोन अंडर सेक्शन 10, और डी ऑप्शन कहता है नो बिकॉज एम इज अ माइनर इवन दो ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सो आवर राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ पर पता है कि कोई भी माइनर प्रॉपर्टी रिलेटेड केस में गार्डियन अपॉइंट होने के बाद 21 ईयर्स तक माइनर ही रहता है। फिर यहाँ तो एम अभी 20 ईयर्स ओल्ड ही है, तो 20 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद भी वो एक माइनर है और यहाँ पर वो कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बताता है कि एल एक बच्चा था जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब वो बच्चा काफ़ी छोटा था। ठीक है, अब उसके बाद पेरेंट्स के बाद उस बच्चे की केयर करने के लिए कोई भी नहीं था। उसकी एक आंट थी एन, तो एन को उसके लिए बहुत बुरा लगता था। अब एन ने ये सोचा कि कोई बात नहीं, बिकॉज कोई भी नहीं है एंड शी यूज टू फील बैड फॉर हिम, तो उसने सोचा कोई बात नहीं। शी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एल। ठीक है, उसने एल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जहां पर उसे ये बोला कि मैं तुम्हारी एजुकेशन का ध्यान रखूंगी टिल यू आर अ मेजर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कैन एन क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एल। इसका मतलब कि एन जो एल को उसकी एजुकेशन के लिए पढ़ाएगी टिल हिज मेजॉरिटी, तो क्या उसके मेजर होने के बाद वो ये एजुकेशन की अमाउंट उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकती है या नहीं? अब स्ट्रेट अवे हमारे पास आंसर है येस, बिकॉज हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर वो उसे पढ़ा रही है और वो उसके लिए एक नेसेसिटी है, और सेक्शन 68 में हमें ये बात क्लियरली बोली है। तो ऑप्शन ए हियर इज अ राइट आंसर, येस, बिकॉज एजुकेशन इज अ नेसेसिटी एंड कैन बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एल। तो यहाँ पर सेक्शन 68 को हम लोग फॉलो करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि W एक माइनर है। ठीक है, और W
उसके अंकल जो हैं वो उसे सारी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और उसकी ध्यान रखते हैं, एक एक उसकी एसेंशियल नीड्स का, उसकी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं। एक दिन डब्ल्यू ने अपने अंकल से बोला कि आप मुझे न्यू स्पोर्ट्स बाइक दिला दीजिए क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करना है स्कूल में। अब ठीक है, क्योंकि वो उसकी सारी बातें मानते थे, उसकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे, तो उसके अंकल ने पे कर दिया और वैसे भी वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे ही करते थे। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अब मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे करता ही हूँ, तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इस बच्चे को स्पोर्ट्स बाइक दिला देता हूँ और इसके बाद मैं इसकी स्कूल बस के लिए यहाँ पर पेमेंट फिर नहीं किया करूँगा, तो ये बाइक से ही चला जाएगा। अब इसके बाद क्या उसके अंकल स्पोर्ट्स बाइक की जो कॉस्ट है वो डब्ल्यू की प्रॉपर्टी से बाद में क्लेम कर सकते हैं या नहीं? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, सेक्शन 68 में मैंने आपको बताया था नेसेसरीज के बारे में, और जब मैंने आपको नेसेसरीज बताया तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करा कि नेसेसरीज का मतलब होता है ज़रूरत की चीज़ें, मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें नेसेसरी होता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि डब्ल्यू को शो ऑफ करना था अपने फ्रेंड्स के सामने न्यू स्पोर्ट्स बाइक से, तो आई सपोज दिस इज नॉट अ नेसेसिटी। यहाँ पर जो भी उसके अंकल स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर एक्सपेंस लगाते हैं वो डब्ल्यू की प्रॉपर्टी से बाद में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी, no, because a sports bike does not qualify as an essential for the child, so W's uncle cannot claim the reimbursement for the same, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है स्पोर्ट्स बाइक में जिसके बेसिस पर बच्चे का कोई नुकसान होगा या बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तभी वो नेसेसरी में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं। नाउ वी हैव अनदर केस, जो यहाँ पर हमारे पास एक बच्चा है, 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है, ठीक है, और वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब एक दिन मॉर्निंग में वो बाहर गार्डन में खेलने के लिए जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और घर आते वक्त वो रास्ता भूल जाता है और रूट में कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने घर से दूर कहीं और चला जाता है। उसके बाद वो अपना घर भटक जाता है और वो घर नहीं ढूंढ पाता क्योंकि उसे रास्ता ही याद नहीं आता। अब वहाँ पर मिस्टर एक्स एक पर्सन है, तो मिस्टर एक्स उस बच्चे को फुटपाथ पर बैठा देख लेते हैं, तो वो जाकर के उससे बात करते हैं और फिर उसकी सिचुएशन के बारे में पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये अपने घर से ऐसे निकला था और वो घर भूल गया है, ठीक है। अब वो मिस्टर एक्स बच्चे को अपने घर ले जाते हैं, 7 दिन तक वो वहीं रहते हैं और दोनों फिगर आउट करते हैं कि उन्हें रास्ता कैसे ढूंढना है और घर तक कैसे पहुँचना है। फाइनली मिस्टर एक्स बच्चे को उसके घर होम सेफली पहुँचा देते हैं। अब जब मिस्टर एक्स के यहाँ पर बच्चा रहने के लिए गया था तो वहाँ पर फर्स्ट डे, जिस दिन वो फर्स्ट डे रहने के लिए गया था, उसी दिन बच्चे ने मिस्टर एक्स के साथ एक प्रॉमिस करा था कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप मेरा घर ढूंढने में मेरी मदद कर देंगे। कुछ दिन के बाद मिस्टर एक्स को एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, तो वो उस बच्चे के पेरेंट्स के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप 5 लाख रुपए मुझे दीजिए क्योंकि मेरा आपके बच्चे के साथ यही अग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने मुझे प्रॉमिस करा था कि वो मैं उन्हें घर तक पहुंचा दूंगा सेफली, तो वो मुझे 5 लाख रुपीज़ देंगे। नाउ क्वेश्चन हेयर अराइजेस, इज मिस्टर एक्स एंटाइटल्ड टू गेट इट? नाउ हमारे पास क्लियर कट आंसर है कि येस या फिर नो। स्ट्रेट अवे आंसर हमारे पास यहाँ पर ये आता है दैट द आंसर इज नो, बिकॉज बच्चा जो है वो अभी एक माइनॉरिटी की स्टेज पे था, तो यहाँ पर जो बच्चा संजू है वो भी माइनर है। इस सिचुएशन में उसके थ्रू किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट की नज़र में, लॉ की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो स्ट्रेट अवे करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, नो, बिकॉज संजू इज अ माइनर, सो मिस्टर एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट 5 लाख रुपीज promised by संजू। So this was the first passage I discussed with you. इसी तरीके से आप लोगों को पैसेज सॉल्व करना है, इनफैक्ट रेगुलर बेसिस पे पैसेजेस सॉल्व करने हैं ताकि एग्जाम आने तक आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। अब मैं आप लोगों के पास रेगुलरली आऊँगी ऐसी ही वीडियोज़ के साथ जहाँ मैं आप लोगों को पैसेज डिस्कस कराऊंगी। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।